एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू परचम। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कैबिनेट ने हाल ही में एक बिल को अप्रूव किया है, रेज किया है, और जहाँ पर वीमेंस की मैरिज लीगल एज जो है वो 18 से 21 ईयर करने की बात कर रहे हैं। तो हम इस बिल के बारे में जान लेते हैं। हम जानेंगे कि इस बिल को किसने रिकमेंड किया या कौन सी कमेटी इसके पीछे काम कर रही थी, क्या ज़रूरत है इस बिल को रेज करने की, क्या क्या भारत में समस्याएं हैं। हम भारत के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि मैरिज के लिए हमारे यहाँ पे कौन कौन से लॉज या क्लॉजेस बने हुए हैं। साथ ही साथ अलग अलग कुछ कंट्रीज़ में भी हम मैरिज की लीगल एज को समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ के साथ देखिएगा, यूनियन कैबिनेट ने एक बिल को अप्रूव किया है कि 15 दिसंबर में उन्होंने एक बिल रेज किया, और उस बिल में कहा गया कि ये जो लीगल मैरिज एज है वीमेंस की वो 18 से 21 साल को कर देनी चाहिए। और इसके लिए एक नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स को भी गठित किया था, और उस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन से ही कैबिनेट ने इस बिल को रेज किया है। अब बहुत जल्दी ये बिल जो है वो दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से भी पास हो जाएगा। देन उसके बाद प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद ये बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, इस बिल को यहाँ पे सबसे पहले कब उठाने की बात की गई थी, तो अगर मैं बात करती हूँ इंडिपेंडेंस डे 2020 के बारे में, तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रेड फोर्ट से ये अनाउंस किया था कि वो बहुत जल्दी एक ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर जेंडर इक्वलिटी पे ध्यान दिया जाएगा, जहाँ पे वीमेंस की एज भी 21 ईयर्स कर दी जाएगी। क्योंकि जब हम इतने समय से जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, और हमारे भारत में जो मेल की एज है मैरिज की वो 21 ईयर है, और फीमेल की जो एज अभी तक चल रही थी वो 18 ईयर है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 18 से इस एज को भी 21 कर देना चाहिए, तभी हम जेंडर इक्वलिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे भारत में जो भी डॉटर और सिस्टर है, और वो उनको हमें सेव करना है, वो उनके जो बच्चे हैं वो मल न्यूट्रिशन के शिकार हो रहे हैं, और हमें उनको भी सेव करना है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एजेंडा था। इस बिल में इन दो पॉइंट्स पे बेसिकली ज़्यादा जोर दिया गया। वो क्या क्या है, एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये क्या होता है कि जब बच्चे का बर्थ होता है और बच्चे की बर्थ के 1 साल के अंदर जब उसकी डेथ हो जाती है, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं कि पर थाउजेंड पे 1 साल के अंदर कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है। इस रेट में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का रेट काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे पर 1000 जो है वो 50 बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो हमको इस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। ये कैसे कम हो सकता है, तो हमने एक सर्वे किया। हमने लगभग 16 कंट्री और 16 से ज़्यादा एनजीओज पे सर्वे किया, और इस सर्वे के बाद हमें एनालिसिस हुआ कि अगर फीमेल की एज कम है और वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसके इसमें क्या होता है, उस फीमेल को भी एनीमिया के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ बच्चा होता है वो लोअर वेट होता है, उसकी हाइट कम होती है, और वो बच्चा मल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। तो इस सर्वे में पाया गया जनरली 15 से लेकर 20 ईयर्स तक की फीमेल ने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो उनमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मल न्यूट्रिशन के या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के। तो हमको इस रेट को कम करना है हमारे भारत में, इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हमको जो लीगल मैरिज एज है फीमेल की वो 21 ईयर्स करनी है। अब बात कर रहे हैं मैटरनल मोर्टालिटी रेट के बारे में। तो आपने देखा होगा कि कई बार बच्चे को जन्म देते समय जो फीमेल है उनकी भी डेथ हो जाती है, और इस सर्वे में ये कंक्लूजन निकाला गया कि जो कम एज वाली फीमेल्स होती हैं वो ना ही साइकोलॉजिकली इतनी फिट हैं, ना ही फिजिकली वो इतनी फिट हो पाती है कि वो बच्चे को बर्थ कर सके, उसको जन्म दे सके। तो 15 से 28 तक की जो एज है उसमें अगर किसी फीमेल ने बच्चे को जन्म दिया है तो कई बार फीमेल की डेथ हो जाती है। तो उसको हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा है, जो कि भारत में बहुत ज़्यादा है, और हमको इसे भी कम करना है। तो बेसिकली कंसर्न क्या है, एक तो जेंडर इक्वलिटी को हमें को लाना है, मल न्यूट्रिशन की जो बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है हमें वो कम करना है, हमको आईएमआर और एमएमआर ये दोनों जो रेशियो है या रेट है इनको भी कम करने की बात करनी है। इसलिए इस बिल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई, और इस बिल के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम हमने बताया जया जेटली कमेटी। तो फॉर्मर समता पार्टी की चीफ रही है जया जेटली। तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन से जया जेटली एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। यहाँ पे जया जेटली जी कहती हैं, इफ वी टॉक अबाउट द जेंडर इक्वलिटी एंड द जेंडर एम्पावरमेंट इन एवरी फील्ड वी कैन नॉट लीव मैरिज आउट बिकॉज दिस इज अ वेरी ऑड मैसेज दैट अ गर्ल कैन बी फिट टू बी मैरिज एट 80 दैट कट्स अवे हर अपॉर्चुनिटी टू गो टू द कॉलेजेस एंड मैन has the opportunity to prepare himself for life earning up to the 21 ईयर। ऐसा जेटली जी ने कहा है। सही बात है, आजकल जो भारत में चलता है या फिर कहीं पे भी चलता है, आप 18 साल तक तो 12th तक ही पास हो पाते, फिर 4 साल आपको ग्रेजुएशन के लिए लगते हैं, तो 21 ईयर इज़ गुड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपने इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है,
आपको क्या करना है, चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना है, इसलिए आपने इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया। चाइल्ड मैरिज जो है 18 साल से कम अगर आप मैरिज करते हो तो वो चाइल्ड मैरिज होती है। अब आपने वो एज 21 ईयर्स कर दी, तो ऐसे में तो जब आपको रेट, आप यहाँ पे एज को इंक्रीज कर रहे हो, तो चाइल्ड मैरिज तो भारत में और बढ़ेंगी। तो आप चाइल्ड मैरिज जो रेशियो है उसको तो कम नहीं कर पाओगे इस एक गैप के कारण, इस एक एज डिफरेंस के कारण, पहली चीज़। दूसरी बात, आपने इसको वास्ट पब्लिकेशन नहीं किया, इसको सही तरीके से एडवर्टाइज नहीं किया आज भी। अब देखिएगा, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी लॉ आते हैं, कोई भी कानून आते हैं रूरल एरियाज में आसानी से पहुंच जाते, नहीं, आपको इसको पोस्टर के जरिए, अनाउंसमेंट के जरिए, ऐड के जरिए इसको बताना पड़ता है। तो पहले आपको इसको पब्लिक डोमेन में रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ इस बिल को पब्लिक डोमेन के रखने के साथ इसको वास्ट तरीके से एडवर्टाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिनको नहीं पता है कि एज 21 हो गई है, वो तो 18 से पहले ही, 18 के बाद भी अगर शादी करते तो भी वो चाइल्ड मैरिज में ही कंसिडर हो जाएगा। तो इससे चाइल्ड मैरिज के केस तो बढ़ने लगेंगे ना। और चाइल्ड मैरिज जो एक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग तो 2 साल की सजा भी होती है, 1 लाख रुपए तक का आपको पनिशमेंट, जुर्माना भी लगता है। तो ऐसे में चाइल्ड मैरिज के एक्ट बढ़ेंगे। तो आपको ज़रूरत क्या है, इस बिल को पब्लिक डोमेन में रखने की, साथ ही साथ इसको बड़े लेवल पे एडवर्टाइज करने की, जिससे लोगों तक अवेयरनेस पहुंचे एटलीस्ट। उसके बाद आप इस चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस कर सकते हैं। अब ये जो कमेटी बनाई गई थी, जया जेटली टास्क फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसको सेटअप किया गया था जून 2020 में। इसने 16 कंट्रीज के सर्वे लिया और बहुत सारे एनजीओ को इसमें शामिल किया, और एक कमेटी ने इस रिकमेंडेशन दिया। इस कमेटी में अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग के पर्सन भी शामिल थे, जिनका नाम है वीके पॉल। तो वीके पॉल भी इसमें शामिल थे। द सेक्रेटरी ऑफ द हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, हेल्थ, वीमेन एंड द चिल्ड्रन डेवलपमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक, नजमा अख्तर और वसुधा कमात, दीप्ति शाह। तो कौन कौन शामिल था, एक तो जया जेटली जो इसको लीड कर रही थी, फिर नीति आयोग के पर्सन वीके पॉल शामिल थे, नजमा अख्तर शामिल थी, वसुधा कमात और दीप्ति शाह। इसको देखते हुए एक कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन को दिया है। और इसी रिकमेंडेशन, इसी फीडबैक के अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया है कि जो मैरिज एज है फीमेल की, वो 18 से 21 को कर देना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ इस कमेटी ने ये भी रिकमेंडेशन किया है कि हमको सेक्स एजुकेशन जो है वो स्कूल लेवल पे बढ़ाने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट या स्कूल बनाने की ज़रूरत है फीमेल की स्किल डेवलप करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनको बिजनेस प्रोवाइड करने, उनको स्टार्टअप आइडिया करने के लिए, उनको उनकी स्कीम, उनके राइट्स को अवेयर कराने के लिए भी हमको कुछ इंस्टीट्यूट को सेटअप करने की ज़रूरत है। ये सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे। आई थिंक आपको ये बिल का क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ इस बिल में जो हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अभी रिलीज हुआ है, उस सर्वे को भी यहाँ पे शामिल किया गया और उसका भी सहारा लिया गया। और उस सर्वे में कहा गया है कि हालांकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रही है, ये बात बहुत अच्छी बात है, तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो 2.1 था, लेकिन हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा कंसर्न है। 2015 और 16 में टोटल मैरिज का 27% जो था वो चाइल्ड मैरिज था, और 2019-21 में जो चाइल्ड मैरिज हुई है वो 23% हुई है। तो हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि हमें चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करना है। क्लियर। तो ये इस फिल्म में ये बातें की गई। अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि भारत में ये कहाँ से शुरू हुआ कि फीमेल और मेल की जो मैरिज की एज है वो डिफाइन होनी चाहिए। भारत में ऐसा कुछ था नहीं। भारत में पहले ऐसा कुछ भी था नहीं कि हमें मतलब बच्चों की मैरिज की एज डिसाइड करनी है, जब जिसका मन होता था शादी हो जाती थी। लेकिन 8060 में इंडियन पीनल कोड के द्वारा एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस बिल में भी मैरिज की एज डिफाइन नहीं की गई। इसमें कहा गया, मतलब इनडायरेक्टली ये कहा गया कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की एज होती है वो 10 है, उससे नीचे की लड़की के साथ अगर आप इंटरकोर्स करते हैं या उसके साथ फिजिकली रिलेशन बनाते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बनाया जाएगा। इसका यही मतलब हुआ कि जो फीमेल की एज होगी वो कितनी होगी, 10 साल होगी। ठीक है, ये बातें की गई। लेकिन 1889 में एक केस हो जाता है भारत में। एक 11 साल की लड़की होती है जिसकी डेथ हो जाती है और ये मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि इसके हस्बैंड की एज होती है 35
ईयर्स और जो फिजिकल रिलेशन के समय जो है उस समय इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसर्न हो जाता है कि यार इस एज के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए। तो बहुत मशक्क़त के बाद 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि 12 साल जो है वो फीमेल की एज है, उससे कम उम्र की लड़की के साथ आप फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस होगा। यहाँ पर भी कहीं भी मैरिज एक्ट के बारे में या मैरिज की एज के बारे में बात नहीं की गई। क्लियर है? क्योंकि उस समय जो कानून बनाने का काम वो एंग्लो इंडियंस किया करते थे या लंदन में ये कानून बना करते थे, और एक बहुत बड़ा तबका या बहुत बड़ा समाज का ग्रुप था जो इन सब पॉलिसीज़ के अगेंस्ट था, है ना। तो इतना आसान नहीं था इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फाइनली जो बिल इंट्रोड्यूस होता है वो 1929 में होता है, जिसको हम सारदा एक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हरबिलास सारदा ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। इसको हम चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस बिल को लेजिस्लेटिव के द्वारा 28 सितंबर 1929 में पास किया गया था। इस बिल में फीमेल की एज जो डिफाइन की गई थी मैरिज करने के लिए वो 14 ईयर्स की गई थी, और मेल की जो एज थी वो 18 ईयर्स बताया गया था, जिसको हम सारदा एक्ट के नाम से जानते हैं। और 1 अप्रैल 1930 से ये इफेक्टिव हो गया था। ये आज़ादी की पहले की बात है। अब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो जाता है, और फिर हम 1949 में इस सारदा एक्ट में या द मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में अमेंड करते हैं। और हमने अमेंडमेंट क्या किया, फीमेल की एज हमने 15 ईयर्स कर दी और मेल की एज जो है वो 18 साल थी। लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं था, अभी भी हमें इस बिल में फर्दर अमेंड करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए हम 1978 में फर्दर सारदा एक्ट जो है उसमें अमेंडमेंट करते हैं, और फीमेल की जो मिनिमम एज हम डिफाइन करते हैं वो 18 साल करते हैं, और मेल की जो मिनिमम एज होती है मैरिज की वो 21 ईयर्स। तो अभी तक तो यही कार्यक्रम चल रहा था भारत में कि जो फीमेल की एज है वो 18 साल है और मेल की जो एज है वो 21 ईयर्स है। अब हमको फर्दर इसमें अमेंड करने की ज़रूरत है कि फीमेल की एज भी 21 होनी चाहिए। इतनी चीज़ें क्लियर है। अगर ये बिल पास हो जाता है और एक्ट बन जाता है तो हमें फर्दर कुछ और जो हमारे लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें अमेंड करने की ज़रूरत होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट जो कि 1955 में पास हुआ था, इसमें भी मिनिमम एज 18 साल है लड़कियों के लिए, और बॉयज़ के लिए जो एज है वो 21 ईयर्स है। अगर बिल पास हो जाता है तो हमको इसमें भी अमेंड करना पड़ेगा। स्पेशल मैरिज एक्ट, जब इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट मैरिज होती है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, जो कि 1954 में पास हुआ था। इसको भी हमें अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इस बिल को चाइल्ड मैरिज एक्ट 2005 के ज़रिए इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिकली चाइल्ड मैरिज को रिड्यूस करने के लिए। तो हमें इस बिल में भी अमेंड करने की ज़रूरत होगी। तो क्या हमको मुस्लिम लॉ में भी अमेंड करने की ज़रूरत होगी? तो आंसर है नो, क्योंकि मुस्लिम लॉ में ऐसा कहीं भी एज डिफाइन नहीं है कि फीमेल की 18 होनी चाहिए और मेल की 21। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि पुवर्टी एज अटेंड करने के बाद जो है वो लॉ मतलब शादी की जा सकती है, मैरिज की जा सकती है। तो अब गवर्नमेंट देखेगी इसको किस तरीके से अमेंड करना है या नहीं करना है। अगर हम और भी बात करते हैं तो कुछ और अमेंडमेंट देखे जा सकेंगे। कैसे अमेंडमेंट होंगे? 1872 का इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, इनमें भी आपको अमेंड करना पड़ेगा अगर आप इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको क्या क्या अमेंड करना है? तो एक तो हिंदू मैरिज बिल 1955, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, इसके अलावा पारसी 1936, फिर 1872 क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ये और 2006 का हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो इन सारे बिल में अमेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हम इस बिल को जो है वो एक्ट में कन्वर्ट करा लेते हैं। आई होप आपको पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया होगा। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कंट्री की लीगल मैरिज एज के बारे में बातें करें तो यूके, अगर इंग्लैंड और वेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है एज कितनी है? 18 साल है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। लेकिन फैमिली की कंसर्न से 16 और 17 ईयर में भी शादी की जा सकती है। चाइना में अगर बात करते हैं तो चाइना में जो लीगल मैरिज एज है वो 22 है फॉर मेंस और 20 है फॉर द वीमेंस। नाइजर में बात करते हैं तो मैरिज की जो एज है सिविल कोड के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स है फॉर बॉयज़ और 15 ईयर्स है फॉर गर्ल्स। यूएस में अगर बात करते हैं तो 18 ईयर्स ही एज है मेल और फीमेल के लिए। तो ये कुछ कंट्री है जहाँ पर ये एज, लीगल मैरिज एज ऑलरेडी डिफाइन है। आई होप आपको सारा मैटर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। सब्जेक्ट ऑफ मैरिज हैज़ बीन मेटिकुलसली डील्ड विथ इट इन। तो कब कहाँ से शुरुआत होती है ये मैरिज के सब्जेक्ट के बारे में, कहाँ से हमारे भारत में ये सब संस्कृति आती हैं, आपको उनके बारे में बताना है। आपको जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे ऐसे ही कुछ बर्निंग टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखेंगे। बाय बाय।